हेलो, वेलकम टू फाडिक। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं हमाद भाई, जो कि जर्मनी में अभी स्टडी कर रहे हैं। अराउंड 2 इयर्स प्लस इन इस जर्मनी में हो गए हैं और इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जर्मनी में जो अभी फ्रेश स्टूडेंट जाता है उनको किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। यार सबसे पहले तो आपके पास बैचलर होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे पहले जो आपने, क्योंकि जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम और पाकिस्तानी ग्रेडिंग सिस्टम में बड़ा फ़र्क है। जैसे कि हमारे वहाँ पे 4 जो है वो सबसे बेस्ट पीजीपी होता है और 1 सबसे लीस्ट होता है। तो जर्मनी में इसका ऑपोजिट है। लाइक फर्स्ट यहाँ पे सबसे अच्छा है और 4 सबसे लीस्ट है। तो उसके लिए जब आप कन्वर्जन में जाते हैं तो हमारे जो पाकिस्तानी सीजीपीएस हैं वो ऐसे वो फुली इक्वेट नहीं होते यहाँ पे ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपके पास आपका सीजीपीए कोशिश करोगे, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आ रहे हो और अगर आप उसमें कोशिश करोगे 3 एंड अबव होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पब्लिक के लिए। तो बट अगर आपका 2.7 2.8 भी है, स्टिल देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। और मतलब पहली तो रिक्वायरमेंट होगी आपके बैचलर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए। आप जो अभी अपॉइंटमेंट का सीन चल रहा है उसमें अगर 7th सेमेस्टर में भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो जिस दौरान आपने आइल्स देना है, आपने बाकी चीज़ें करनी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, आपका बैचलर कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बैचलर की डिग्री होगी और दूसरा आपका हो गया आइल्स हो गया। सही है। आइल्स जो है वो वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कुछ में 6.5 भी एप्लीकेबल है, कुछ में 7 भी है। बट अगर 7 हो तो आप कंफर्टेबल हो काफ़ी कि हर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। 6.5 में भी हो जाएगा बट उसमें चॉइसेस थोड़ी कम हो जाएंगी। बट अगर इंजीनियरिंग है तो 6.5 में भी हो जाएगा। बट अगर आप उसमें बिजनेस में आ रहे हो, बिजनेस के कोर्सेज में, मार्केटिंग कोर्सेज में, तो 7 एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। तो ये आपकी आइल्स हो गया। उसके अलावा जो आपकी डिग्रीज होनी चाहिए वो HEC से वेरीफाई होनी चाहिए। और इसमें बाकी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की भी टेस्ट होनी चाहिए और आपका जो मैट्रिक और एफएस की डिग्रीज है वो आपकी जो आपका कंसर्न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपकी बैचलर की डिग्री HEC से वेरीफाई होनी चाहिए एंड दैट्स इट। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं अब उनको आपने कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, सबसे मेन कंसर्न तो यही आ जाता है। तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट है www.daad.de, ठीक है। ये उनकी पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है इसके ऊपर ना, कि जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो उसमें फिल्टर्स हैं कुछ कि उसका मैं लिंक भेज दूँगा। तो उसमें आप ये कि अपने लिहाज से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है और आपका प्रोग्राम मास्टर्स होना चाहिए और आपको जो है क्या कहते हैं उसमें कोई सिटी की प्रेफरेंस नहीं है तो वो भी, बट इतना हद तक भी फिल्टर कर सकते हो। उसमें आपको सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो पूरे जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी प्राइवेट में भी आप देख उस लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। कि जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल इंजीनियरिंग खाली केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी, लाइक उसमें प्रोसेस सेफ्टी भी आ जाएगी और उसमें एनर्जी भी आ जाएगी। तो आप अपने लिहाज से जो आपको मास्टर सूट करता है आप उसको शॉर्टलिस्ट करके फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम्स हैं एप्लीकेशंस के। एक है यूनिसिस्ट एक इनका समझ लो कि एक अथॉरिटी है और इंस्टीट्यूशन है जो कि इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम है और उसमें आप अपनी एप्लीकेशन को देते हो, वो आपकी एप्लीकेशन असेस करके लाइक मिनिमम एलिजिबिलिटी को असेस करके वो आप आगे यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है कि डायरेक्ट आप एप्लीकेशन करो यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। तो ये है वो मोस्टली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुछ चार्जेस होते हैं 50 यूरोस 35 यूरोस डिपेंड, बट 250 से ऊपर किसी का नहीं है। और इसी तरह जब यूनिसिस्ट पे आप आ जाते हो तो यूनिसिस्ट में जो आपकी पहली एप्लीकेशन है वो है 75 यूरोस की और उसके बाद जो एप्लीकेशन है आई थिंक 30 या 35 यूरोस की है। सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो इतनी की हो जाती है। तो ये हो गया एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो हमाद भाई, ट्यूशन फ़ी सुनते हैं कि जर्मनी में ज़ीरो है, तो वो किस तरह से है पब्लिक यूनिवर्सिटी में और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स यहाँ से अप्लाई करते हैं सबसे मेन कंसर्न होता है उनका कि ज़ीरो ट्यूशन फ़ी है। एग्जैक्टली ज़ीरो ट्यूशन फ़ी नहीं है, मतलब आप उसको ये कह सकते हो कि आप अपने कोर्सेज या मॉड्यूल्स के आप पैसे नहीं दे रहे हो उनको। लाइक जैसे पाकिस्तान में होता है कि पर
क्रेडिट पॉइंट्स आपके फी होती है। यहाँ पे ट्यूशन फी उस तरह से नहीं है, बट आपसे वो हर सेमेस्टर में वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लेते हैं आपसे, जिसमें बेसिकली जो कि वेरी करती है अराउंड 150 यूरो से 350 यूरो तक। वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी उनकी वो है। हर सेमेस्टर लाइक वो आप समझ लो कि 6 मंथ के आपसे पैसे देते हैं 125 यूरो 200 यूरो ऑन एवरेज 250 यूरो है यहाँ पे कि 250 यूरो लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपको जो इनके कैफेटेरियाज होते हैं उसमें चीप आपको फूड मिल जाता है, लाइक उसमें जो सब्सिडीज को वो करते हैं, कंपनसेट करते हैं। और उसके अलावा जो आपको पूरी स्टेट में जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो आपकी कवर्ड होती है। सो बेसिकली ये जो आप पैसे उनको दे रहे हो वो बेसिकली आप ही स्पेंड हो रहे हैं। बाकी आपको कोर्सेज के या यूनिवर्सिटी को कोई आपको फी देनी होती है सच, तो उस तरह से आप कह सकते हो ट्यूशन फी नहीं है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ कंट्रीब्यूशन जो कि बेसिकली फिर आप ही स्पेंड हो रही है। उसमें बेनिफिट्स होते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाह रहा है कोई भी फ्रेशर, तो उसका बैचलर में 3+ CGPA होना चाहिए। और अगर वही स्टूडेंट जिसका 3 से लेस CGPA है, तो वो पब्लिक के लिए कितना % एलिजिबल होता है, या फिर उसके पास चांसेस होते हैं कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे? इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में 2.7 वालों का भी चांस है। लाइक देयर आर सम प्रोग्राम्स जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में बात कर लो, तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि मैं चलो इसमें भी बता भी देता हूँ। उसमें OTS रेजिस्बर्ग नाम है उसका, उसमें कोर्स है माइक्रो सिस्टम कंट्रोल्स का। सो उसमें क्या होता है कि 2.7 CGPA के ऊपर भी आकर एडमिशन हो जाता है। सो लाइक वो जो 3 CGPA में ये है कि आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमारा भी ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं? जैसे कॉमसेट से मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया है और कॉमसेट्स का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से। तो हमारी डिग्री के बैकएंड पे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लिखा होता है कि अगर आपका इतने % CGPA है तो आपकी जो परसेंटेज है वो इस रेंजेस में आ रही हैं। तो मैंने अगर उसको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग मैच करना है, तो ग्रेडिंग सिस्टम का कैसे मैं कंपेयर करूँगा? उसके लिए कुछ ऑनलाइन एक ग्रेडिंग कैलकुलेटर भी है, मैं उसका भी लिंक ढूंढ के आपको भेज दूंगा, वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। बट जनरली जो जब आप यूनिसिस से आप अप्लाई करते हो, तो यूनिसिस जो है वो आपके डिग्री इशूइंग जो कंट्री है उनको पता होता है। लाइक अगर पाकिस्तान में, तो उनको पता है कि पाकिस्तान में 2.7 जो है वो 70% पे मिलता है। सो वो आपको आपकी डिग्री इक्वेट करके ही यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी को उसमें इन्वेस्ट ही करना पड़ता है कि भाई ये हर बच्चे की इक्विवेलेंस वो बनाए। सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी जो है ना, इनकी एक इंटरमीडिएट बॉडी है जो कि आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट को इवेल्यूएट करके आगे भेजती है। तो देखा जाए तो अगर आपका 70% अगर आपको पाकिस्तान में है, सो जर्मन ग्रेड जो है उसका 2.2 2.3 के अराउंड बनता है। ओह, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जर्मन ग्रेड 2 या 2 से हायर जो है वो अच्छा है। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क है। बिल्कुल। इसमें जो सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे हम पाकिस्तान से HEC से वेरिफिकेशन करवानी है बैचलर की डिग्री, तो जर्मनी में भी वो डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, वहाँ से भी सर्टिफिकेट लेना होता है डिग्री की अटेस्टेशन का या फिर ग्रेडिंग की कन्वर्जन्स का? नहीं, वो कुछ भी नहीं करना होता आपने। उसके बाद आपने जब भी अप्लाई करना है, आपने सिर्फ उनके ऑनलाइन पोर्टल पे लेटर ऑफ मोटिवेशन अपलोड करना है। ओके, सो ब्लॉग अकाउंट का आप भी बताएं। ब्लॉग अकाउंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है पाकिस्तानियों को, वो किस तरह से क्रिएट करना है, और उसमें जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो PKR में कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, या फिर यूरो अकाउंट जर्मनी में ओपन करना होगा? अच्छा, ऐसा इसमें चक्कर क्या होता है कि ब्लॉक अकाउंट वैसे तो UBL जब था, अभी आई थिंक अभी भी चल रहा है, UBL अपनी भी सर्विसेज देता है। लाइक इनका जो जर्मनी के डॉइचे बैंक इनका है, उसके UBL से कोलैबोरेशन है, वो UBL में भी आप ब्लॉक अकाउंट खोल सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि इनकी अपनी सर्विसेज दो, एक फिनटीबा के नाम से और एक ओरेकल के नाम से ना। उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप करोगे क्या कि आप मार्केट से यूरोस बाय करके, और आप उनको, उन्होंने अपना IBAN दिया होता है, फिनटीबा में अपना अकाउंट खोला तो जो कि आपके नाम पे ही होगा। सो उस पर आपने ट्रांसफ़र करना होगा पाकिस्तान से पैसे। अभी आई थिंक 11,400 समथिंग है, 11,500 है, इसके इतनी ही अमाउंट है। तो वो आपने पाकिस्तान से ट्रांसफ़र करने हैं इनके अकाउंट में, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर जब आप जर्मनी पहुंच जाओगे, वो पैसे जब आपने ट्रांसफ़र करते हैं वो ब्लॉक हो जाएगा। और जब आपने जर्मनी आना है
तो जर्मनी पहुंच के जब आपने यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाओगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे, लाइक यहाँ पे 3-4 बैंक है मेन, उसमें खुलवाओगे, वो आपका बनेगा करंट अकाउंट। और फिर फिनटीबा जो है वो हर मंथ आपके पैसे जितने हैं 943 आई गेस आजकल, 943 हर महीने आपके डॉइचे बैंक जो जर्मन बैंक अकाउंट में भेजता रहेगा, और वो तकरीबन 12 महीने में आके खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से भेजने के दो तरीके हैं, या तो आप यूरोस मार्केट से बाय कर लो, जो कि अभी आज के मेरे ख्याल में मुश्किल, इतनी बड़ी अमाउंट इतना यूरोस कम मार्केट में नहीं मिलेंगे। उसमें दूसरा हल ये होता है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट है, जो कि मैंने भी किया था, कि मेरे फादर ने फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया था, उन्होंने खुलवाया था बैंक इस्लामी में। सो खैर उनको भी इस प्रोसेस का पता नहीं था, तो हमें बड़ा उस पर पेपर वर्क करना पड़ा, बड़ा उनको समझाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि भाई ये पैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि असल में जब आपको ब्लॉक अमाउंट है ना, वो एजुकेशन पर्पज़ लिखा नहीं हुआ। इवन वेबसाइट पे भी, एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस पे आके बैंक वाले बड़े ना रिलक्टेंट हो जाते हैं कि मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस क्यों भेजने हैं आपने, एजुकेशन तो नहीं है। तो उनको बड़ा समझाना पड़ता है कि ये बेसिकली जर्मनी की रिक्वायरमेंट है कि एजुकेशन के लिए वहाँ पर ट्यूशन फी नहीं है, तो आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के तौर पे वो एक साल के पैसे ब्लॉक करवाते हैं ताकि आप सिक्योर हो। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका मैंने सुना है बैंक अल हबीब है, वो बैंक अल हबीब भी है और ऐसे दुबई इस्लामिक भी है। ये भी क्या कर रहे हैं कि आपसे जो PKR के आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए उस दिन का यूरो का रेट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं और देन फिर आपके ब्लॉक अकाउंट में भेज देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मैंने किया नहीं है तो मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता, बट आई थिंक ये भी आजकल हो रहा है काम। ठीक है। और एम्बेसी जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसका क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए? एम्बेसी के लिए तो ये चक्कर है कि पहले आपको पासपोर्ट होना चाहिए जो आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। सो उसका वेटिंग पीरियड है, अब आई थिंक 6 महीने है, आई गेस 6 महीने 4 महीने। अब उन्होंने प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने जर्मनी बेसिकली 2 सेमेस्टर होते हैं, समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर होता है, तो अगर आपने उसको बताना होता है कि मैं विंटर सेमेस्टर में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास एडमिशन लेटर है, और आप अपने पासपोर्ट की बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हो, आपको अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाता है, लेकिन आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। तो जब आपकी बारी आती है वो आपको एक ईमेल भेजते हैं कि भैया आपको अपॉइंटमेंट हमने इस दिन के लिए एलोकेट कर दिया, फिर डॉक्यूमेंट्स लेके आप आ जाए। और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर है, और इसका लिंक वगैरह भी वहीं पे एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर ही है, आपने स्टडी वीज़ा पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है, दैट्स इट। अब बात करें स्कॉलरशिप की, जैसे मल्टीपल स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है जर्मनी, जिसमें एक दाद स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम आइदर इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और कितनी तरह की स्कॉलरशिप होती हैं फॉर मास्टर और बैचलर और PhD प्रोग्राम्स के लिए? PhD तो स्कॉलरशिप ऐसे नहीं होती, वो हमेशा आपको फंडेड होती है, लाइक स्पॉन्सर्ड ही होती है। तो इसके अलावा जब आप स्कॉलरशिप पे आ जाते हो तो दाद स्कॉलरशिप है जो मोस्टली फेमस है यहाँ पे, वो उसकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि आपके पास अच्छा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, और इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक जिस डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फिर आप उसमें एलिजिबल होते हो। और जब आप दाद स्कॉलरशिप पे आते हो तो आपके ब्लॉक अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको हर महीने आपको अराउंड 1000 यूरोस देते हैं आपको। और बैचलर प्रोग्राम्स के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं जिन्होंने इंटर करने के बाद मूव होना है फॉर बैचलर डिग्री। यार वो बैचलर्स के लिए ऐसा स्कॉलरशिप के ट्यूशन फी तो यहाँ पे है ही नहीं, और बैचलर का थोड़ा सा रूट भी थोड़ा मुख्तलिफ है। बैचलर्स में ये है कि आपने लैंग्वेज पहले करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग करके चीज़ होती है, बेसिकली आपने लैंग्वेज स्कूल में पहले जाना है, पाकिस्तान से कुछ आपने लैंग्वेज सीख के आनी है A2 B1, और अप टिल C1 ही आपको यूनिवर्सिटी के जो लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं वो उसमें करवाते हैं, और आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे देते हैं कि लाइक आपने अगर बैचलर्स करना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तो उसकी प्रोविजनल एडमिशन मिलता है कि अगर आप लैंग्वेज स्टूडेंट को कोलीग पास कर लेते हो देन आपका एडमिशन ये वैलिड होता है। तो वो आपने पहले आके 6 महीने 7 महीने या साल में जितना भी पीरियड है, जितना भी आप उसमें C1 से दूर हो उतना अपने पीरियड्स को कवर करना है, एंड देन आपने फिर जो है आपने यूनिवर्सिटी आपकी स्टार्ट होगी। और एक और चीज़ भी है कि जब स्टूडेंट को कोलीग कर रहे हो लैंग्वेज स्कूल में तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, उसमें वर्क अलाउड नहीं है आपको।
तो वो जो आपके ब्लॉक अकाउंट के एक्सपेंसेस हैं वही यूज़ होंगे। और मास्टर में कितने जो आपका वर्क टाइम है वो अलाउड है, वीकली या मंथली? यहाँ पे 80 डेज होते हैं, 120 डेज से इस साल 140 डेज कर दिए, 140 डेज फुल डेज और 280 जो है आपके हाफ डेज होते हैं कि जो बेसिक जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपने 4 घंटे तक काम किया आपको 4 आवर्स हाफ डे, और 4 आवर्स से अगर बेसिकली 10 मिनट के ऊपर हो गए तो आपको फुल डे इंस्टीट्यूट हो गया। और इसमें जो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए वीकली कुछ आवर्स अलाउ होते हैं, ताकि अगर जो फ्रेशर्स यहाँ से ब्लॉक अकाउंट के पैसे सबमिट करके गए हैं वो चाह रहे हैं कि उनको यूज़ ना करें, वहाँ से सेपरेट एक अर्निंग जो है वो सोर्स स्टार्ट किया जाए, तो उसके लिए भी सिचुएशन बन सकती है? कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इसमें? नहीं बिल्कुल। अगर आपको जो वीज़ा पाकिस्तान से मिलता है, अब तो रिसेंटली मैंने अभी कुछ अब जो नए बच्चे आए हैं उनको मैंने देखा उनको 7 साल का वीज़ा भी मिल रहा है वहाँ से। लाइक पहले हमारे टाइम में 6 मंथ्स का वीज़ा मिलता होता था, तो अब तो उनको 7 साल का वीज़ा दे रहे हैं। उसमें आपके वीज़ा में क्लॉज लिख देते हैं वो, जिसमें बेसिकली आपको जिसमें वो लिख देते हैं कि जी आप वर्क भी अलाउड है, आपको रेजिडेंस भी अलाउड है। सो उसमें आपके 140 डेज फ्रॉम द डे यू लैंड इन जर्मनी उससे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और जर्मन लैंग्वेज का जो बैरियर है वो कितना हद तक वहाँ पर ज़्यादा है? आप इंग्लिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अगर आपने पार्ट टाइम जॉब्स करनी है या फिर वहाँ पे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो कितना इफेक्ट क्रिएट होता है, और कौन सी सर्टिफिकेशन आपको पाकिस्तान से करके आना चाहिए? यार मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान से एटलीस्ट A1 तो करके आओ। A1 बड़ा बेसिक्स है कि आपको किसी को अपनी बात समझानी है, किसी चीज़ पूछनी है, कोई सवाल पूछना है कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे जाना है, एटलीस्ट आप इतना बोल सकते हो। और A1 को इतनी मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आपको बड़ा मज़े में सीखते हो। और कितने अमाउंट जो है मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कैरी करके लेके जा सकते हैं जर्मन में, एम्बेसी भी प्रॉब्लम ना करे, और एयरपोर्ट में जब आप चेक इन करवा रहे होंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम ना हो? बेसिक अमाउंट क्योंकि आपने यहाँ पे शुरू में आके अपनी यहाँ पे अकोमोडेशन है उसको आके आपने डिपॉजिट भी देना है, आपने उसमें रेंट भी देना है, तो आपने जब तक आपका ब्लॉक अकाउंट नहीं स्टार्ट होता, बैंक अकाउंट वगैरह उस प्रोसेस में महीना लग जाता है, तो आपने उसमें अपनी ग्रोसरीज भी खरीदनी है, कुछ चीज़ें भी खरीदनी पड़ जाती है आपको। सो आई गेस के फेयर अमाउंट विल बी अराउंड अप टू 1500। तो मुझे ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में 2-2.5 महीने लग गए थे, तो शुक्र है मेरे पास करेंसी कुछ मैं लेके गया हुआ था, उसमें फेयर अमाउंट मेरे पास थी तो मैं सस्टेन कर पाया। ठीक है। और आपने हमारी कुकिंग में अभी तक क्या बनाना बहुत अच्छा सीख लिया है? यार अपने हाथ की तो कोई भी चीज़ बनी होगी तो अच्छी लगेगी, पहली बात तो ये है। नहीं भी पसंद तो आपको पता भी ऑप्शन नहीं है तो खानी है, तो जैसी भी बनी हो खानी पड़ती है। लेकिन फिर ये बात है कि एट द सेम टाइम आपको तो सिर्फ यही लाइफ भी होता है कि जो हम घर पे कर रहे होते हैं, तो जब मम्मी बनाती है बड़े शौक से तो उनको कितना दुख होता है यार कि इसमें चीज़ पसंद नहीं आई। तो खैर यार इधर मैंने तो खैर चीज़ बनाने में कीमा शीमा सीखा है, क्योंकि मुझे कीमा बनाने का भी खाने का भी शौक था, तो मेरे ख्याल यही इसको मुझे एक्सपर्टीज डेवलप की है। तो बाकी बिरयानी मेरे से नहीं बनी यार अभी तक यहाँ तो आगे अच्छी। अच्छा ठीक है। और माधवी कौन सी एक ऐसी स्किल सेट है वो अगर आप जो आप रिकमेंड करें कि यार पाकिस्तान से मैंने ये वाली स्किल सीखी होती ना तो और जॉब्स में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेता, रादर दैन कि मैं वेटर बन जाता या कुछ और चीज़ें करता वहाँ पर जाके विदाउट एक्सपीरियंस। मैंने कुकिंग सीखी होती या फिर बार्बर का काम सीखा होता या ड्राइविंग सीखी होती। कौन सी ऐसी स्किल सेट है जो आपको फील हुआ कि यार ये वाला स्किल सेट जो है ना जर्मन में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है? यार स्किल की मैं बात करूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आप ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्री तो आप होल्ड करते ही हो, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो फॉरन बैचलर्स के बाद आना आई थिंक थोड़ा सा है, इट्स बेटर कि आप 1-2 साल एक्सपीरियंस लो तो आओ इधर, ताकि आपको चीज़ें काम करके आए होगा तो कुछ ना कुछ स्किल आपका डेवलप हुआ होगा, अपने काम की चीज़ें पता होंगी कि यार एक तो पढ़ाई है ना और एक आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या काम करना है, वो बड़ा मुख्तलिफ चीज़ है, तो वो एक आपको आइडिया होगा। बाकी ऐसा स्किल सेट यार क्योंकि और जॉब में स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि और जॉब इज और जॉब, उसमें अगर आपने पिकिंग का काम करना है या आपने किचन में आपको अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में जाते हो वो डायरेक्टली आपको कोई शेफ तो बनाएंगे नहीं यहाँ पे, सो प्रॉब्ली आपने क्या करना होगा, या तो आप कोई बर्तन साफ कर रहे होंगे
या किसी को जो शेफ को काट चीज़ें काट के दे दे, उसमें ऐसे कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। या और मेरे ख्याल है कि इसलिए बेटर है कि अपनी अपनी फील्ड में तो स्किल डेवलप करो। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी आ रहे हो तो कोशिश करो कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ी सी ग्रिप बना के आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन केमिकल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में भी तो प्रोग्रामिंग के मेरे दोस्तों ने जॉब्स किए हैं, तो प्रोग्रामिंग का भी काम है। उसमें मैटलैब के ऊपर प्रोग्रामिंग करना पड़े, सिमुलेशंस हैं। और उसके अलावा अगर आप आईटी को, तो फिर तो प्रोग्रामिंग आपके लिए इतना स्टाइल है। तो अगर आप फ्रेश हो तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे काम करके आओ। ठीक है हमाद भाई, थैंक यू सो मच।